तो आज हम लोग डीजीजीआई का जो इंस्ट्रक्शन आया है, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर फॉर रेड, उसको हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। साइट में, अपने वेबसाइट में taxbyKK.com में इस तरह से खुलता है। होम में जाएं, जीएसटी रिसोर्सेस में जाएं और जीएसटी प्रोसीजर, टॉपिक वाइज प्रोसीजर्स। और जब इसमें जाएंगे तो यहाँ पर ये सर्च सीजर एंड अरेस्ट जो रेड का है, इसमें डीजीजीआई 8 फरवरी 2024 को निकाला गया गाइडलाइंस फॉर कंडक्टिंग इन्वेस्टिगेशन इन सर्टेन केसेस। ये जो 9 लिखा हुआ है, ये इस पे लिंक है, तो इस पे क्लिक करना होगा और ये खुल जाएगा। लेकिन डॉक्यूमेंट हम लोग को डाउनलोड इसको क्लिक करने से होगा। तो ये खुल गया। अब मैं यहाँ से डाउनलोड कर लूंगा और एक बार मैं इसको डेस्कटॉप में सेव कर लेता हूँ। तो लेटेस्ट डिस्कस। अच्छा, रेट के प्रोविजंस किस सेक्शन में है? रेट के प्रोविजंस किस सेक्शन में है? 67 ना सर? 67। इसके सब सेक्शन कितने हैं? 1 और 2, बाकी भी है लेकिन 1 2 इंपॉर्टेंट। 1 में क्या लिखा हुआ है? इंस्पेक्शन आएगा, देखेगा, कुछ लेके नहीं जा सकता। 2 में क्या लिखा हुआ है? सर्च एंड सीजर। मतलब ढूंढेगा और सीज कर लेगा। इसके लिए फॉर्म कौन सा है? INS 01 INS 01। इसमें इसके कितने पार्ट है? 3 पार्ट्स। A B C। तो इसमें कोई टिक होना चाहिए। दूसरा, रेड के बाद जनरल प्रोसेस क्या है? मान लीजिए सर्च एंड सीजर लेके चले गए, डॉक्यूमेंट्स रिकॉर्ड्स लेके चले गए, इसके बाद क्या होता है? समन्स। सेक्शन 67 के बाद वो आपको समन करेंगे और आपसे और कोई इंफॉर्मेशन भी मांगेंगे। समन के बाद एक से ज्यादा समन कर सकते हैं। यस सर। मान लीजिए पहला समन किया, कुछ डॉक्यूमेंट लेके गए, फिर दूसरा समन कर दिया, फिर तीसरा समन कर दिया, डॉक्यूमेंट लेके गए, करेक्ट? अच्छा, समन के अलावा सिंपल लेटर दे के भी आपको बुला सकते हैं। यस सर, देयर इज नो बार। देयर इज नो बार। और अगर लेटर, सिंपल लेटर दे के अगर आपसे कोई डॉक्यूमेंट मांगते हैं तो आप लेके जाएंगे या नहीं लेके जाएंगे? समन नहीं दे रहे हैं, सिंपल लेटर, रेड के बाद सिंपल लेटर लिख के कि आप ये डॉक्यूमेंट लेके आ जाइए, तो आप लेके जाएंगे या फिर आप ऐसे स्टेटमेंट देने आ जाइए, तो लेके जाएंगे या नहीं लेके जाएंगे? सिंपल लेटर से तो नहीं जाएंगे। देखिए, इस पे एक डिस्कशन हो सकता है, लेके जाना चाहिए लेके नहीं जाना चाहिए, क्योंकि ये इसमें लेके गए और वहां पर, क्योंकि समन के बेसिस पे वो आपका स्टेटमेंट रिकॉर्ड करेंगे, लेटर के बेसिस पे कैसे स्टेटमेंट रिकॉर्ड करेंगे ये पता नहीं। खैर, तो इस पे एक डिस्कशन होगा, अभी अभी करते हैं। तो समन के बाद क्या होगा? मान लीजिए समन का प्रोसेस कंप्लीट हो गया, उसके बाद नोटिस अंडर 74। यस, शो कॉज नोटिस ऑब्वियसली अंडर सेक्शन 74। 73 में तो जाएंगे नहीं। और 74 का नोटिस इशू करने से पहले वो क्या इशू करेंगे? मैंडेटरी है, DRC 01 है। DRC 1A। 01A। इसके बाद 1, उसके बाद अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड, उसके बाद 7, उसके बाद अपील। यही तो कहानी है। अब इस पूरे प्रोसेस को, रेट के प्रोसेस को, समन के प्रोसेस को, इसको एक यूनिफॉर्मिटी दी गई है। प्लस इनके जुरिडिक्शन के बारे में भी एक बार डिस्कस कर लेते हैं। ये डीजीजीआई का जुरिडिक्शन क्या है? ऑल इंडिया है या नहीं है? Yes, सर, all ऑल India। इंडिया। ऑल इंडिया जुरिडिक्शन है, कहीं भी जाके रेट कर सकते हैं। अब इसके मान लीजिए जोनल यूनिट्स बने हुए हैं। एक जोनल यूनिट मान लीजिए दिल्ली में है और वो जमशेदपुर आके रेड करना चाहता है, पॉसिबल है या नहीं पॉसिबल है? पॉसिबल है। का जोनल यूनिट जमशेदपुर आके रेड करना चाहता है, पॉसिबल है या नहीं पॉसिबल है? पॉसिबल है। पॉसिबल है। अब जयपुर का जोनल यूनिट जमशेदपुर को एक समन इशू कर देता है और कहता कि आइए स्टेटमेंट रिकॉर्ड करने जयपुर। पॉसिबल है या नहीं है पॉसिबल? You can request a local jurisdictional office. हाँ, दैट इज द नेक्स्ट स्टेप, बट इज इट पॉसिबल और नॉट?
जयपुर का जोनल यूनिट जमशेदपुर को कहता है कि आके स्टेटमेंट रिकॉर्ड कीजिए, समन इशू कर देता है, तो ये इज इट पॉसिबल और नॉट? पॉसिबल सर, Possible. पॉसिबल है। बस दैट इज द नेक्स्ट स्टेप, वी कैन रिक्वेस्ट कि आप अपने जमशेदपुर जोनल यूनिट में, कलकत्ता जोनल यूनिट में इसको केस को ट्रांसफर कीजिए, वहां स्टेटमेंट देंगे। दैट इज अ डिफरेंट इशू। और वो करेंगे या नहीं करेंगे, ये सब जुरिडिक्शन के बारे में बात इस स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर में आपको मिलेगा। करेक्ट? सर within same state or outside the state also? जो आपसे नियरेस्ट है। नहीं, any officer outside the state also can issue us summons to come there? यस, Okay. ठीक है। अब देखिए, ये डायरेक्टर जनरल ऑल एसएनयूज, एसएनयूज का मतलब मुझे समझ में नहीं आ रहा है, क्या फुल फॉर्म है इसका? किसी को आइडिया है ये एसएनयू का मतलब क्या है? प्रिंसिपल डायरेक्टर जनरल अनिल कुमार गुप्ता, वेलकम टू वेब पेज दिस। अच्छा, ये डायरेक्टर जनरल ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ सब जगह है, इसी को एसएनयू बोल रहे हैं ये लोग। ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर खुल रहा है कि नहीं? ओके ओके, दीज आर द एसएनयूज, गुरुग्राम, चेन्नई, कोलकाता एंड मुंबई। तो मेट्रो में है, क्लिक हियर टू एक्सपेंड। अब इसमें इनके अंडर जोनल आ जाता है, दिल्ली, गुरुग्राम, 1 2 3 4 5 6 7, दीज आर द एसएनयूज। चलिए, ये समझ में आ गया ना आपको? तो डायरेक्टर जनरल ऑल एसएनयूज एंड ऑल जोनल यूनिट्स, तो ये कहानी हो गई कि ये 4 एसएनयूज हैं प्लस इनके अंडर सारे जोनल यूनिट्स हैं। और क्या लिखा हुआ है? ठीक है, गाइडलाइंस फॉर कंडक्टिंग इन्वेस्टिगेशन इन सर्टेन केसेस। It may be recalled that during the discussion of DGGI annual conference, गोवा में हुआ, it was decided to also have an operating procedure for investigation that keeps in view of ease of doing business, especially with regular taxpayers. Now, the board-wide letter this issued by Commissioner GST Investigation, CBIC have approved the following consolidated guidelines for conducting investigation by DGGI units in certain cases. The officers of DGGI across the country at its headquarters, the 26 zonal units and 40 regional units have all India jurisdiction for the purposes of their role in compliance management framework of GST and central excise. एक बार इसको फिर से देखते हैं, ये जोनल यूनिट के अंदर भी कोई है क्या? कोची जोनल यूनिट के अंदर कोई रीजनल यूनिट? नाम लिखे हैं बस। Under GST, investigation may be made by DGGI or jurisdictional CGST formations or the states. अच्छा, एक बात बोलना पूछना भूल गया, रेड करने का जुरिडिक्शन किसके पास है बताइए? जॉइंट कमिश्नर। नहीं नहीं, एक तो डीजीजीआई के पास है, दूसरा आपका जुरिडिक्शनल ऑफिसर के पास रेड करने का पावर है या नहीं है? हेलो? Yes sir, with Hi, approval of joint commissioner. हाँ, obviously after following the process, but jurisdictional officers can also exercise the powers given under section 67. अब जुडिशियल ऑफिसर्स में एक सेंटर है, दूसरा स्टेट है, करेक्ट? ये टैक्स पेयर का स्टेट का जुरिडिक्शन है, तो क्या स्टेट जुरिडिक्शन इस टैक्स पेयर के यहां रेड कर सकता है? Yes sir, both can conduct a raid on each other. ओके, क्या सेंट्रल जुरिडिक्शन इस टैक्स पेयर के यहां रेड कर सकता है जबकि इसका जुरिडिक्शन स्टेट के पास है? Yes sir. एनफोर्समेंट बेस्ड एक्शन कर सकता है, यानी कि सिर्फ रेड कर सकता है, बाकी असेसमेंट ये सब नहीं कर सकता, करेक्ट है? हेलो? Yes sir. हाँ, ये हमने डिस्कस किया हुआ है।
अब आइए, अच्छा एक बात बताइए, और दोनों रेड कर दे तब क्या होगा? मान लीजिए There is no, डीजीआई भी रेड कर रहा है और फिर स्टेट वाला भी आ गया, चलिए हम भी करते हैं, पॉसिबल है? yes या sir. डीजीआई रेड करके चला गया और स्टेट वाले आ गए बाद में, या पहले स्टेट कर गया बाद में डीजीआई? ओ नो, कहाँ थे हम लोग? चलिए, तो हमने कहा कि डीजीजीआई के पास भी पावर है सेक्शन 67 का, और सेंटर और स्टेट दोनों के पास पावर है। तो अंडर जीएसटी इन्वेस्टिगेशन में बी मेड बाय डीजीजीआई और जुरिडिक्शनल सीजीएसटी फॉर्मेशंस और द स्टेट्स। In GST, a person is to register in each respective state where he is making supply, and as a result may have multiple GSTs on the same PAN। ये सजेस्ट करना चाह रहा है कि आपका एक टैक्स पेयर के यहाँ एक से ज्यादा अथॉरिटी रेड कर सकती है, और करती है तो वहां पर क्या होगा? सर अब जो हम लोग लास्ट टॉपिक है डीजीजीआई कर लिया, उसके बाद एसजीएसटी बोला हाँ, आया। उसी पे आ रहे हैं, उसी पे आ रहे हैं। तो डीजीजीआई भी रेड करने आ गया, सेंटर भी रेड करने आ गया, और स्टेट भी रेड करने आ गया, या कोई आगे पीछे आ गए। इज इट पॉसिबल और नॉट पॉसिबल? पॉसिबल है सर। पॉसिबल है। क्यों पॉसिबल है, आप समझिए इस चीज को। इनके पास इंटेलिजेंस इनपुट मान लीजिए आईटीसी का है, इनके पास इंटेलिजेंस इनपुट ई वे बिल से रिलेटेड है, इनके पास इंटेलिजेंस इनपुट किसी और मैटर के लिए है, मान लीजिए आउटपुट टैक्स के लिए। तो तीनों का रेड करने का पर्पस अलग अलग है। तो पॉसिबल या नॉट पॉसिबल? पॉसिबल। अब ऐसे केस में कई टैक्स पेयर्स हाई कोर्ट चले गए और कहे कि सर इसको है ना मर्ज कीजिए आप, लेट अस डील ओनली विथ वन अथॉरिटी नॉट थ्री डिफरेंट अथॉरिटीज। तो हाई कोर्ट अलाउड इट, और ये स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर भी यही कोशिश कर रहा है कि इफ देयर आर मल्टीपल अथॉरिटीज इन्वॉल्व, तो क्रॉस एम्पावरमेंट तो है, लेकिन फॉर द ईज ऑफ डूइंग बिजनेस किसी एक अथॉरिटी को आगे बढ़ने के, मतलब वही आगे लेके जाएगा केस को। द अबव इकोसिस्टम प्रेजेंट्स द नीड टू नर्चर यूनिफॉर्मिटी एंड ऑप्टिमम रिसोर्स यूज। अब देखिए, तीन तीन अथॉरिटी इन्वॉल्व हो रही है एक ही टैक्स पेयर में, तो ऑब्वियसली ऑप्टिमम रिसोर्स यूज तो है नहीं, एंड एट द सेम टाइम keep the balance of ease of doing business in enforcement activities, which also has been deliberated in the conference. Keeping relevant aspects in view, the guidelines are superseded by, पुराना कोई गाइडलाइन आया होगा और अब ये नया गाइडलाइन इनको फॉलो करना है। Initiation of investigation and follow-up. While DGGI officers have all India jurisdiction, the following operating procedures shall be followed in initiation or conduct of investigations. The nature of investigation being taken up by intelligence should not take up role not assigned in intelligence charter. आपको याद होगा एक बार हमने ये इंटेलिजेंस का चार्टर पढ़ा था कि उसमें क्या क्या उसका रोल है, क्या उस चार्टर से बाहर तो नहीं जा रहा है ये। Zonal unit should avoid taking up such functions under provisions of law/rules that more appropriately fall in the purview of return scrutiny or audit. आपको याद है एक इंटेलिजेंस वालों ने एक नोटिस भेजा था जहां पर कहा 1 वर्सेस 3B का डिफरेंस है, इसीलिए हम लोग इसका नोटिस भेजा था। याद है आपको, एक हमने पढ़ा था। तो वो ऐसा कोई काम ना करे जहां पर वो फंक्शन स्क्रूटनी वाला लगे या ऑडिट वाला लगे, उसको ढूंढना है। The principal ADG or ADG of zonal unit shall be responsible for approving, developing any intelligence, conducting search and completing the investigation in a case and the relevant subsequent action including in the regional units etc. तो ये he will be responsible कि ये सेक्शन INS 01 जो साइन करे वो स्क्रूटनी के कारण साइन कर रहा है या ऑडिट के कारण साइन कर रहा है, वो ना करे। जोनल यूनिट शैल नॉर्मली, हाँ सर ये क्वेश्चन ही मैं कल किया था, कल गया था। हाँ हाँ मैं बोला आपका रीजन ऑफ बिलीव क्या है? वो हाँ बोले हैं कि बहुत सारे रीजन ऑफ बिलीव है, उसमें से एक है वो जो आईटीसी में वो उनका सेटअप 1-2% के आस में है। बोला ये, मैं बोला ये तो स्क्रूटिनी का पार्ट है, फिर आप क्यों घुस रहे हैं इसमें? इसको 61 को दे दो, वो समझेंगे। वो चुप चुप हो गए। गुड, ओके, बढ़िया। The zonal unit shall normally not initiate investigation related to an aspect
leading to tax demand notice on a taxpayer oblique GSTN located outside jurisdiction allocated to it in geographical terms, यानी जयपुर वाला हैदराबाद जाके नहीं करेगा। तो वो उसको करना क्या चाहिए, वो इंटेलिजेंस यूनिट्स, और आजकल ऐसा हो भी रहा है। आपने देखा होगा कि कोई कहाँ का जोनल यूनिट कहाँ आके उसका एक्सरसाइज करने लगता है INS 01 और कहता है हमारे पास ऑल इंडिया जुरिडिक्शन है। तो ऐसा ना करें। फॉरवर्डिंग एनी इंफॉर्मेशन इंटेलिजेंस विच पर्टेन्स टू अनदर जोनल यूनिट that may have been generated, collected, received, recorded by a zonal unit to the concerned jurisdictional zonal unit for implementation is encouraged as a good practice to be adopted. ऐसा होता क्यों है जनरली? जयपुर वाला हैदराबाद जाके क्यों करता है रेड? उसको क्रेडिट लेना है सर, इसलिए करता। उनका दिमाग में एक है सर, वो सारे जोनल यूनिट वाले उनको मिले हुए होंगे, तो ये जाके वहीं पे रेड करते नहीं, कोई जेन्युइन रीजन भी तो होगा। हैं। ये मुझे तो कुछ जयपुर लगता नहीं में genuine। मैं बताता हूँ, जयपुर में ए लिमिटेड के यहाँ रेड हुई, इसके बारे में पता लगा एक बी लिमिटेड कंपनी भी है। वो बी लिमिटेड लोकेटेड है कहाँ? हैदराबाद। तो ये जयपुर वाले ने ये इन्वेस्टिगेशन इनिशिएट किया, अब इसको भी रेड करना चाह रहे। तो यही जयपुर वाले कहाँ पहुंच गए? बी लिमिटेड पहुंच गए। तो ऐसा ये कह रहे हैं कि अगर ऐसा हो तो इस बी लिमिटेड का इंटेलिजेंस हैदराबाद को दे दे, लेट द हैदराबाद टेक इट फर्दर। करेक्ट है? और दिस प्रैक्टिस इज एनकरेज एज ए गुड प्रैक्टिस टू बी अडॉप्टेड। तो ये एनकरेज कर रहे हैं, लेकिन जरूरी नहीं है ये ऐसा होगा। हो सकता है एक्सेप्शनल केसेस में जयपुर वाले बी लिमिटेड पहुंच जाए, तब उसको आप ये नहीं कह सकते कि नहीं नहीं सर आपका जुरिडिक्शन नहीं है। उनका जुरिडिक्शन में तो फिर भी है। In the situation under GST framework, a taxpayer oblique an entity may be registered in more than one state, where a zonal unit has on a particular issue initiated investigation against a taxpayer within its own jurisdiction. The investigation on the same issue with respect to registration of the same taxpayer in other states can be conducted without seeking approval for inter-zonal unit investigation. तो रजिस्ट्रेशन का मामला है तो ये बिना हैदराबाद वाले जयपुर वाले कहीं भी जा सकते हैं, लेकिन बाकी केसेस में दे आर एनकरेज एज ए गुड प्रैक्टिस टू बी अडॉप्टेड। इसमें कोई सवाल इस पैराग्राफ में? सर एक नोटिस आया था, मैंने डिस्कस किया था आपसे। वो स्टेट का फाइल था DRC 01A किए हैं ये DGI वाले। वो असेसमेंट स्क्रूटनी करना चाह रहे हैं 17-18 का 74 में, कोई 67 नहीं हुआ अभी तक। ऐसा कैसे हो सकता है? मैंने आपको शेयर किया था सर, आप बोले कि नहीं वो तो है उसका ऑल इंडिया जुरिडिक्शन। हाँ वो तो कर सकता है। हाँ लेकिन वो तो स्क्रूटनी से सबमिट कर रहे हैं ना, वो तो 67 की 70 कुछ नहीं किए, सिर्फ ओनली इंटीमेशन भेजे हैं बस। फाइल है स्टेट का। सर ऐसा ही होता है, दे विल ऑपरेट थ्रू आवर रीजनल आवर jurisdictional officer also, and they will directly issue show cause notice. no sir, they will ask the jurisdictional officer to issue letter. They will issue letter saying that we have been instructed by DGGA to conduct this inquiry. लेकिन इंटेलिजेंस डायरेक्ट शो कॉज नोटिस इशू कर थोड़ी करता है, ये करता है। अनुमेश एक बार वो केस फिर से बताना, दिखाना हमको क्या हुआ अब इस केस का, क्या स्टेटस उस केस का आया है। लेकिन अभी फिर मतलब अप्रोच नहीं किए, नहीं आपसे डिस्कस किए थे जो फोन पे, तो बोले हाँ ठीक देखा जाएगा उसको। अच्छा ठीक है। लेकिन अभी सिर्फ उसको आया है 1A का ही आया है, ओनली 1 है, कोई 67 70 सम्मन कुछ नहीं, सिर्फ ओनली 1A आया है। तो अब इसका इस जवाब, सेक्शन अब इस इंस्ट्रक्शन को यूज किया जा सकता है। हुई सेक्शन में आया है 74 17-18 का है। वो सब TDS का नहीं था, कॉन्ट्रैक्टर है उसका, CTB न्यू वो था। हाँ हाँ हाँ, अब वो इससे तो इसका मतलब इवेजन ऑफ टैक्स है। हाँ तो डायरेक्ट वन ने थोड़ी करेगा। चलिए कोई बात नहीं। हाउ स्पेशली इन द मैटर ऑफ रिकॉर्ड बेस्ड इन्वेस्टिगेशन। अब देखिए रिकॉर्ड बेस्ड इन्वेस्टिगेशन का मतलब क्या है? द कन्वीनियंस ऑफ सच टैक्सपेयर ऑब्लिक एंटिटी इन टर्म्स ऑफ लोकेशन ऑफ इट्स हेड a registered office or accounting office should be considered, and therefore as and when necessary or relevant and at the earliest one of the zonal units may be designated for conducting such investigation by the DG or principal DG when one SNU is involved। मतलब मल्टीपल रजिस्ट्रेशन है। तो ये रिकॉर्ड बेस्ड इन्वेस्टिगेशन क्या होता है?
Is it some intelligence report, sir? हैं? Intelligence सर, उन्होंने reports कुछ मिला है तो? उन्होंने उन्होंने कहीं पे किसी पार्टी को ये किया था, रेड किया था, उससे कुछ रिकॉर्ड मिला है इसके बारे में, शायद ये हो सकता है रिकॉर्ड बेस्ड। ये तो उसी का आ गया। शायद वो सर फेक इनवॉइसेस का जो रिकॉर्ड बनता है ना, पूरा पूरा का पूरा रिकॉर्ड बनता है, हाँ हाँ हाँ। तो वो उसका पूरा बेस बना के पूरा इन्वेस्टिगेशन डीप में जाता है ना, रिकॉर्ड बेस। फेक आईटीसी, तो इसके लिए तो रेड करता है, ये रिकॉर्ड बेस्ड समझ में नहीं आता। तो फिर क्या होता है कि सर एक रेड करते हैं लेकिन एक ही जगह पाया गया ना, फिर उसके वहां से पूरा चेन निकलता है ना। हाँ हाँ। तो फिर वो एक जगह से रिकॉर्ड पाया गया तो फिर उसको आगे एक्सटेंड करते हैं, कहाँ कहाँ तक गया है ऐसा चेन, कहाँ कहाँ तक फैला हुआ है। तो एक रिकॉर्ड बेस्ड इन्वेस्टिगेशन इसको शायद बोल सकते हैं। कोचिंग सेंटर्स पे बहुत ज्यादा है अरविंद जी। Yes, sir. They were very confident. They were telling, sir, you will lose penalty concession also, like that. They were telling him. बहुत पैसा ले रहे हैं सर कोचिंग सेंटर्स में मर्ज करके, हाँ कमाते रहे। कोचिंग सेंटर वाले बहुत कमाते हैं ना। सर यहाँ तो पूरा सर्वे हुआ था पटना में ना, हाँ हाँ। जब भी बड़े कोचिंग इंस्टीट्यूट है सबके यहाँ गए थे ये लोग, मेरे क्लाइंट में पास भी गए थे। अच्छा। हाँ मतलब जितने भी लार्ज है सबके यहाँ गए हैं। तो एनईटी, जेई और क्या क्या, वो इतना बड़ा बड़ा होर्डिंग लगा के एडवर्टाइजमेंट करते हैं, जबरदस्त पैसा। क्या करे ये रिकॉर्ड बेस्ड इन्वेस्टिगेशन, किसी को कोई आइडिया? हाउ स्पेशली इन द मैटर ऑफ रिकॉर्ड बेस्ड इन्वेस्टिगेशंस, रिकॉर्ड मतलब डॉक्यूमेंट्स, डॉक्यूमेंट बेस्ड इन्वेस्टिगेशन। चलिए आगे। या तो ये ऐसे कहना चाह रहे हैं कि जिसके अंदर बुक्स वगैरह मंगाई जानी हो, रजिस्टर्ड पर्सन से बुक्स वगैरह मंगाई जानी हो, तभी ये बात कर रहे हैं कि हेड ऑफिस या उसका अकाउंटिंग ऑफिस कहाँ है, उसका ध्यान अच्छा रखेंगे। अच्छा। अच्छा। ओके ओके। ठीक है। तो यहाँ बुक्स ये सब मंगवानी हो या बुक्स ये सब को लेके आना है, वहां पर जोनल यूनिट कर लेगा। और एक से ज्यादा जोनल यूनिट इन्वॉल्व है तो फिर एसएनयू को इन्वॉल्व कर लो। इन द केस ऑफ record based investigation, only a zonal unit which has the entity registered in its geographical jurisdiction is to initiate investigation। तो टैक्स पेयर को ये कैसे पता लगेगा? ये फिर तो हाँ, टैक्स पेयर को कैसे पता लगेगा ये किस तरह का? तो कितने तरह का इन्वेस्टिगेशन है? एक रिकॉर्ड बेस्ड इन्वेस्टिगेशन हो गया, दूसरा क्या स्टॉक बेस्ड फिजिकल स्टॉक वेरिफिकेशन का इन्वेस्टिगेशन हो गया। चलिए आगे पढ़ते हैं। Each investigation must be initiated only after approval of principal ADG or ADG of zonal unit, except in following situation where prior approval of higher officer shall be required। अब देखिए सेक्शन 67 में हम लोग पढ़ते हैं कि जॉइंट कमिश्नर या जॉइंट डायरेक्टर, और यहाँ ये कह रहा है जॉइंट डायरेक्टर से भी ऊपर ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर में अगर आप आएंगे तो ये बैंगलोर जोनल यूनिट का खुल क्यों नहीं रहा है? हाँ, में कौन कौन बैठ रहा है? सुचित, एडिशनल डायरेक्टर जनरल, एडिशनल डायरेक्टर, एडिशनल डेप्यूटी डायरेक्टर, इतने लोग बैठ रहे हैं। और इसमें ये क्या कह रहा है? प्रिंसिपल एडिशनल डायरेक्टर अप्रूवल देगा, यानी कि ये अप्रूवल देंगे। प्रिंसिपल एडिशनल डायरेक्टर यानी कि ये मैडम अप्रूवल देंगी। सेक्शन 67 को साइन करने का पावर इनके पास है, इनके पास है ही नहीं एज पर दिस। लेकिन प्रायर रिटर्न अप्रूवल ऑफ द डीजी ऑफ एसएनयू, यानी कि और ऊपर चले गए। सॉरी, ये क्या खुल गया? डायरेक्टर जनरल ये, तो प्रायर रिटर्न अप्रूवल ऑफ डीजी ऑफ एसएनयू इफ इन्वेस्टिगेशन इज टू बी इनिशिएटेड एंड एक्शन टू बी टेकन इन ए केस falling under the following four categories, namely case involving matters of interpretation seeking to levy tax duty on any sector or commodity or service for the first time,
वेदर इन सेंट्रल एक्साइज और जीएसटी। ये बड़ा मजेदार केस है ये इन्वेस्टिगेशन करने पहुंच जाते हैं। बताइए, अब एक बात बताइए आप मेरे को, मान लीजिए कोई HSN है 2202, इस पर टैक्स रेट 18% है, और 1 अप्रैल 2024 से इस पर टैक्स रेट 28% कर दिया गया। नोटिफिकेशन कब आया? 1 अप्रैल 2024 से इस HSN पे टैक्स रेट 18% से 28% होने वाला है। इसका नोटिफिकेशन जनरली कब आता है? से पहले 1/4/2024 से पहले। हाँ, कितना पहले? अरे बता दीजिए, कितना पहले आता है? 1 महीना पहले, 2 महीना एक पहले? महीना, हैं? 2-3 महीना पहले, 2-3 महीना पहले आया होगा। नहीं, 31 मार्च 2024 को आएगा। एक दिन पहले आता है। कोई एग्जाम्पशन विड्रॉ करना होगा तो वो भी एक दिन पहले ही आता है। हाँ, ये आपको मान लीजिए काउंसिल मीटिंग से पता लग जाए या किसी और प्रेस से पता लग जाए, लेकिन नोटिफिकेशन तो एक दिन पहले ही आता है। ये बात मानते हैं आप? हाँ, ये सही, करेक्ट। Yes, sir. ये करेक्ट। जितना भी रेट नोटिफिकेशन देख लीजिए, सबकी कहानी वही है, चाहे RCM की कहानी हो या फिर रेट नोटिफिकेशन एग्जाम्पशन विड्रॉल की कहानी हो, रेट बढ़ाना हो घटाना हो, सबका केस यही है। अब अगर एक दिन पहले आया है तो ये DGI वाले को पता है कि भैया 100 इंडस्ट्री में अगर 100 लोग ऑपरेट कर रहे हैं तो 99 में से कोई एक बंदा है जो इसको फॉलो करना भूल गया होगा, तो उसके यहाँ रेड कर देंगे। 6 महीने बाद, 1 साल बाद वो तो चला आ रहा है। तो ये सारे वही है, मैटर्स ऑफ इंटरप्रिटेशन सीकिंग टू लेवाई टैक्स। अब डिश टीवी में क्या हो रहा है? कॉर्पोरेट गारंटी। कॉर्पोरेट गारंटी पे रेट तो नहीं हुआ है। नहीं, रेट समन आए थे अमित, रेट तो नहीं हुआ है ना? नहीं, रेट नहीं हुआ। हाँ, रेट नहीं हुआ, लेकिन वो पीछे पड़े हुए कॉर्पोरेट गारंटी के ऊपर, पूरा वैल्यू के ऊपर, जितना आपने अकाउंटिंग में जो किसमें ये एनुअल रिपोर्ट में जो दिखलाया गया वैल्यू, उस पर बोलता टैक्स दो टैक्स दो। जबकि ये जो कॉर्पोरेट गारंटी है प्रोस्पेक्टिव आया हुआ है, फिर भी रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से 1 जुलाई 2017 से इसके ऊपर टैक्स लगाने की कोशिश कर रही है। तो ये इसमें इसमें रेट क्यों कर रहे हैं? जहां पर क्वेश्चन ऑफ इंटरप्रिटेशन इन्वॉल्व है, उसमें भी ये कर रहे हैं। अच्छा, मुझे एक बात बताइए, अगर ये इन्वॉल्व है तो रेट करने की तो जरूरत नहीं है। जब रेट करने की जरूरत नहीं है तो क्या डायरेक्ट DRC-01A इशू कर सकते हैं? क्या 1 जुलाई 2017 से लेकर क्या क्या हुआ है? अरे कहिए हाँ ना, कुछ तो बोलिए। इस मैटर Jurisdiction officer will do, no, sir. Why this fellow should enter? हाँ जी, Jurisdiction officer will issue and do it. हाँ, बट दे हैव ऑल इंडिया जुरिसडिक्शन ना। Without initiating the powers under Section 67, can they directly issue show cause notice? और वो भी Section 74 में। बताइए, जहां पर इंटरप्रिटेशनल इश्यूज हैं वहां डायरेक्ट 74 कर देंगे, क्योंकि वो तो इंटेलिजेंस है। तो इस पे सोचिएगा जरूर। इसको पढ़ के मुझे भी बहुत आश्चर्य हुआ कि ऐसा कैसे कर रहे हैं। खैर, बिग इंडस्ट्रियल हाउस एंड मेजर मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशंस, तो जिसका 3,000, 4,000, 5,000 करोड़ का है, वो तो उनको इनहेरेंट राइट आ जाता, चलो इनके यहाँ तो पैसा मिलेगा ही मिलेगा। सेंसिटिव मैटर्स, अब ये जो सेंसिटिव मैटर्स है, ये क्या इलेक्शन रिलेटेड गुड्स के कर सकते हैं? ये एक रेट तो हमने दिखलाया था जहां पर इलेक्शन रिलेटेड गुड्स था। इलेक्शन नहीं, इलेक्शन सेंसिटिव गुड्स, Mobile. मोबाइल फोन, और मैटर्स विथ नेशनल इम्प्लीकेशंस, मैटर्स विच आर ऑलरेडी बिफोर GST काउंसिल। मतलब GST काउंसिल में कुछ डिस्कशन हो रहा है कि रेट के ऊपर, तो उसके बाद भी रेट कर सकते हो। जैसे वो 25 किलो का पैकेट या फिर 25 किलो से कम के पैकेट के ऊपर काफी डिस्कशन चला है। मोरओवर फॉर केसेस ऑफ द कैटेगरी 3 और 4, यानी कि सेंसिटिव, नेशनल इंपॉर्टेंस और जिसमें GST काउंसिल है, बिफोर एनी प्रेसिपिटेटिव एक्शन इज टेकन इन इन्वेस्टिगेशन, the respective DG SNU shall necessarily bring the matter to the notice of principal DG। अब देखिए, अब समझिए इसको क्या कहानी है। ये कह रहे हैं कि प्रिंसिपल ADG
यानी कि जोनल यूनिट को पावर है कि ये साइन कर देगा। जोनल यूनिट का भी सीनियर मोस्ट ऑफिसर साइन करेगा INS 01, except in following situation where prior approval of higher officer shall be required। इस है, ये कौन है फिर? ये ADG। अच्छा, प्रायर अप्रूवल ऑफ द हायर ऑफिसर शैल बी रिक्वायर्ड। और ये हायर ऑफिसर कौन है? SNU, जोनल यूनिट से भी ऊपर है। प्रायर रिटर्न अप्रूवल ऑफ द DG ऑफ SNU इफ इन्वेस्टिगेशन इज टू बी इनिशिएटेड एंड एक्शन टू बी टेकन इन केस फॉलिंग अंडर द फॉलोइंग 4 कैटेगरीज। यानी अगर फेक इनवॉइस का केस है तो ये चले जाएंगे, लेकिन अगर ये सारे मैटर हैं बड़ी, मतलब इसमें तो रीजन टू बिलीव का कोई क्वेश्चन ही नहीं है, यहां पर कहीं भी रीजन टू बिलीव नहीं आ रहा। जब रीजन टू बिलीव फॉर इवेजन ऑफ टैक्स है ही नहीं इसमें, उसके बावजूद एकदम हाईएस्ट ऑफिसर्स को से परमिशन लेना होगा इन मैटर को इन्वेस्टिगेट करने के लिए। जैसे कॉर्पोरेट गारंटी का केस है, जब वो मैटर इन्वेस्टिगेशन में चल रहा है, वहां पर हम लोग पूछा जा सकता है कि ये इनसे परमिशन ली या नहीं ली, ये कॉर्पोरेट गारंटी का इनिशिएट करने के लिए। तो ऐसे मैटर अगर हैं तो आपको पता भी लग जाएगा कि किसके ऊपर टैक्स लगा रहे हैं, तो आपको ये पता लगेगा इस मैटर से रिलेटेड है। देन यू कैन आस्क द ऑफिसर कि वेदर दिस परमिशन हैज बीन टेकन और नॉट एज पर दिस इंस्ट्रक्शन। अब अगर DG SNU 3 और 4 है तो शैल नेसेसरी ब्रिंग द मैटर टू द नोटिस ऑफ प्रिंसिपल DG। प्रिंसिपल DG कौन हो गया? प्रिंसिपल DG, उसके नीचे SNU, उसके नीचे जोनल यूनिट, उसके नीचे रीजनल यूनिट, ऐसे ही काम कर रहा है। प्रिंसिपल DG कौन हो गया अब ये? वो हाईएस्ट अथॉरिटी हो। हाईएस्ट डायरेक्टर जनरल, प्रिंसिपल डायरेक्टर जनरल। ये DGI हेडक्वार्टर यही होगा फिर, अनिल कुमार गुप्ता, है ना? SNU का फुल फॉर्म क्या है सर? यही नहीं पता लग रहा। SNU बोलते तो SNU का मतलब भी नहीं लिखा है। ये SNU है, हाँ, लेकिन SNU बोले तो फुल फॉर्म ही नहीं है। ये नहीं पता। अहमदाबाद जोनल यूनिट, इसके ऊपर SNU, उसके ऊपर DGI हेडक्वार्टर। मतलब 3 और 4 का केस है, सेंसिटिव मैटर, नेशनल इम्प्लीकेशन या GST काउंसिल, तो एकदम हाईएस्ट ऑफिसर जो इंटेलिजेंस का है उससे उसको नोटिस में लेके आना होगा। परमिशन लेना नहीं लेना ये सब नहीं लिखा हुआ, बस नोटिस में डाल दीजिए। In all of the above category of cases, the concerned zonal head should collect details regarding the prevalent tax trade practices and nature of transactions carried out from the stakeholders. The implications, impact of such matters should be studied so as to have adequate justification for initiating investigation and taking action. Initiating investigation related to an aspect leading to tax demand notice on a taxpayer or GST located outside jurisdiction allocated to a zonal unit. In such cases, अब देखिए ये जोनल यूनिट के बाहर अगर इन्वेस्टिगेशन करना है तो in such cases the zonal unit seeking such approval is required to make a proposal with adequate justification of its reasons circumstances to/why its DG SNU। हो SNU इज सब नेशनल यूनिट, भरत पुरोहित जी ने लिखा है। ओके ओके, सब नेशनल यूनिट। ओके, थैंक यू भरत जी। यहाँ पर लिख देते हैं सब नेशनल यूनिट, इसको रेड कर देते हैं। DGI, इसके नीचे आएगा SNU, इसके नीचे आएगा क्या? जोनल यूनिट, इसके नीचे आएगा रीजनल यूनिट। इसको मैं सेंटर में कर देता हूं। चलो, कहाँ थे हम लोग, किस पैराग्राफ में? ये रहा। In such cases, the zonal unit seeking such approval is required to make a proposal to DG SNU। तो जोनल यूनिट SNU अपने SNU को बोलेगा, SNU फिर दूसरे SNU को बोलेगा। If the matter, इसको अगर चार्ट में देखा जाए तो मान लीजिए नागपुर जोनल यूनिट को कलकत्ता में कहीं करना है, तो ये नागपुर वाला जोनल यूनिट अपने इसको बोलेगा,
एसएनयू को, एसएनयू वाला फिर कम्युनिकेट करेगा कलकत्ता को, फिर वहां से इनिशिएट होगा ये सारा। टाइम टेकिंग प्रोसेस है। If the matter is in the jurisdiction of the SNU in which zonal unit is located, the approval shall be accorded by the concerned DG SNU. If it is outside jurisdiction of the said SNU, approval shall be of the principal director general. इसका मतलब ये हो गया, ये क्या कह रहे हैं कि अगर मुंबई नागपुर वाला पुणे में रेड करवाना चाह रहा है तब तो इस यही अप्रूवल दे देगा, लेकिन अगर कलकत्ता के किसी में कर रहा है तो वाया ऐसे जाना होगा। एक बार दोबारा पढ़ लेते हैं। If the matter is in the jurisdiction of the SNU in which such zonal unit is located, the approval shall be accorded by the concerned DG SNU. If it is outside jurisdiction of the said SNU, approval shall be of the principal DG. ओके, इसका मतलब ये हो गया कि मुंबई को क्लिक करते हैं एक बार। डायरेक्टर जनरल, डेप्यूटी डायरेक्टर, इसमें तो 2 ही हैं। इसमें कितने हैं? डायरेक्टर जनरल, जॉइंट डायरेक्टर, डेप्यूटी डायरेक्टर। क्या मतलब निकल रहा है इस पैराग्राफ का? कंसर्न डायरेक्टर जनरल, outside jurisdiction of the said SNU, the approval shall be of the principal director general. Principal director general तो वहां कोई बैठा हुआ नहीं है इसमें। ये एडिशनल इसमें फिर हेडक्वार्टर से आएगा क्या फिर? SNU में तो होता है, डायरेक्टर यहाँ भी नहीं है, ये देखना होगा। चलिए आगे करते हैं। With respect to taxable person oblique entities falling within national capital region, the zonal units at Delhi, Gurugram and Meerut shall have concurrent jurisdiction. In addition, their respective geographical jurisdiction. Similarly, Chandigarh zonal unit may initiate inquiry or investigation in Mohali and Panchkula districts in addition to its own geographical jurisdiction. In such cases, the permission from the DG SNU may not be necessary solely for the purpose of para 3F2 above. 3F2 क्या है? ये वाला। However, such concurrent jurisdiction must be exercised only at the zonal unit level. तो एक बार नेशनल कैपिटल रीजन में द जोनल यूनिट्स एट दिल्ली, गुड़गांव, मेरठ, एक बार देख लेते हैं। ये गुड़गांव, इसको एक बार बंद करें। दिल्ली, गुड़गांव और मेरठ, विद रेस्पेक्ट टू, अच्छा, तो अगर एनसीआर रीजन में मेरठ का भी जुरिडिक्शन होगा, गुरुग्राम का भी होगा, दिल्ली का भी होगा। सिमिलरली चंडीगढ़ ही एक ही तो है। चंडीगढ़ जोनल यूनिट अपना जुरिडिक्शन एक्सरसाइज करेगा मोहाली और पंचकुला में। ओके, तो इसका मतलब हम लोग को ये हो गया गुरुग्राम। ऐसा क्यों लिख रहे हैं? ओके, इसका मतलब गुरुग्राम, पंचकुला और मोहाली में भी उसका जुरिडिक्शन है और चंडीगढ़ का भी होगा कंकरेंट जुरिडिक्शन। Similarly, Chandigarh zonal unit may initiate inquiry or investigation in Mohali and Panchkula districts in addition to its own geographical units. समझ गए आप लोग इसका मतलब? हेलो? In such cases, the permission from DG SNU may not be necessary. ठीक है? A zonal unit can continue to undertake follow-up action in an ongoing investigation in jurisdiction of other JU without referring the matter to this अजीब सा पावर दिया गया है। द जोनल यूनिट कैन कंटिन्यू टू, अच्छा, अगर ऑलरेडी ये इंस्ट्रक्शन से पहले अगर कुछ हो चुका तो फॉलो अप करता रहे। Situations have been noticed where, while chasing ITC chains in the course of various ongoing inquiries, a zonal unit identifies an established business oblique GST taxpayer as being the potential end availer of ITC in relation to a particular set of shortlisted fake invoices or suppliers. Normally, the end availer of ITC is not the taxpayer or assessee with respect to whom inquiry was initiated in the first instance.
Usually the circumstances is that an ongoing previous existing inquiry with respect to certain GST is providing reasons to institute a fresh inquiry with respect to that end availer of ITC. In view of this, मतलब जयपुर में इन्वेस्टिगेशन शुरू हुआ और वो कन्याकुमारी तक पहुंच रहा है, एंड अवेलर वहां है, तब की कहानी है. In view of this and the board circular, which requires that only the end/final ITC availer, not the intermediary, is to be issued the show cause notice for demand of GST amount. The norm to be followed is that zonal unit which identifies shall pass on the relevant intelligence information along with all the supporting material to the jurisdictional SNU or JU of such end availer of ITC for purpose of inquiry, investigation and further necessary action. ये हमने डिस्कस भी कर लिया कि वो नहीं जाएगा, jurisdictional zonal unit को भेजेगा. Only in exceptional cases where circumstances so warrant and there is a reason compelling necessity, the concerned zonal unit may with prior approval of its DG SNU institute such fresh inquiry with the said end availer of ITC located outside its own jurisdiction. In the case of end availer of the ITC falling outside the geographical jurisdiction of that SNU, such approval shall also be intimated by this DG to the principal DG. समन पे आता है, ये देखिए कोई जाके बोल दिया तो वो रेड शुरू नहीं होगी, उनको रीजन टू बिलीव अपना डेवलप करना होगा. समन. अच्छा, कोई सवाल या कोई डिस्कशन इसके ऊपर, इन पैराग्राफ्स के ऊपर? हेलो, चलिए फिर. समन्स. In initiating investigation with respect to a listed company or PSC or corporation, a government department, agency or an authority established by law, or seeking details that are record based and are reflected in statutory books of accounts of filing from them. अब देखिए रिकॉर्ड बेस्ड तो समझ में आ गया ना, वही बुक्स ऑफ अकाउंट्स है. फ्रॉम देम द प्रैक्टिस टू बी अडॉप्टेड बाय इंटेलिजेंस शुड बी ऑफ इनिशियली एड्रेसिंग ऑफिशियल लेटर्स instead of summon to the designated officer of such entity, detailing the reasons for investigation and the legal provisions therefore, and requesting the submission of the relevant specified details in a reasonable time period which should be mentioned in the letter. Divergence from this practice at initial stages must be backed by written reasons. लीजिए, अब यानी कि ये नॉर्मल लेटर भेज देंगे, उसमें सारे प्रोविजंस लिख देंगे और कितने दिन के अंदर आपको जमा करना है, जैसे एग्जांपल के तौर पे कॉर्पोरेट गारंटी का केस, वो आपको ये भेजेंगे. In a letter oblique summon issued for seeking information document from regular taxpayer, instead of referring to inquiry against an entity, the reference can be to inquiry with respect to that entity. Further, a summons should not be used as a means to seek information filled in formats of pro forma specified by investigation. आप देखिए कि समन रेट के बाद ही पॉसिबल है, डायरेक्ट समन पॉसिबल नहीं है. वेग और जनरल एक्सप्रेशन, ऐसा समन आपने बहुत पढ़ा होगा. वेग और जनरल एक्सप्रेशन सच एज दैट द ऑफिसर इज मेकिंग इंक्वायरी इन कनेक्शन में, देखिए जीएसटी इंक्वायरी ई से लिखा हुआ है, और इवेजन ऑफ जीएसटी और जीएसटी इवेजन एक्सेट्रा मस्ट नॉट बी मेंशन इन द लेटर ऑफ द समन्स टू रेगुलर टैक्स पेयर. Rather, such letter or summons should disclose the specific nature of the inquiry being initiated or undertaken. ये हमने, ये मुझे लग रहा है कि डिश टीवी के ही समन का हमने जवाब दिया था. मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ. भोपाल में दिया था. भोपाल में था ना, एक मिनट. मैं एक बार रिकॉर्डिंग पॉज कर रहा हूँ क्योंकि मैं नहीं चाह रहा कि ये डिस्क्लोज हो. तो हमने ये जो रिप्लाई किया था उसमें यही लिखा था कि भैया जनरल ये मत लिखिए, पर्पस बताइए क्यों आप समन इश्यू कर रहे हैं. तो वही ये लिख भी रहे हैं, मस्ट नॉट बी मेंशन इन द लेटर समन टू ए रेगुलर टैक्स पेयर, रेदर सच लेटर और समन शुड डिस्क्लोज द स्पेसिफिक नेचर ऑफ इंक्वायरी बीइंग इनिशिएटेड ऑब्लिक अंडरटेकन. Information available digitally online on GST should not be called for under letter or summon from a regular taxpayer. आपको याद होगा हम लोग इस केस में लिखते हैं कि भैया ये इजीली अवेलेबल, आप देख सकते हैं वहां पर, हमसे मांगिए मत. The summons in conduct of investigation must not convey requests outside the scope defined for a summon. Example under section 70.
Further, if a taxpayer has utilized ITC towards payment of GST on its outward supply, it is not acceptable to seek via someone letter such as please clarify whether ITC availed and utilized was proper. ये तो बड़ा जनरल है ना, अगर कुछ है तो आप साफ साफ लिखिए कि आपने क्या पकड़ा है. Addressing letter someone with context or content akin to a phishing inquiry is not acceptable. ये देखिए. In issuing summon, the norm shall be of prior reasoned approval of the content of the summon to be printed by the summoning officer, including in terms of what is being sought and time frame to be provided being reasonable for its compliance. Where for strictly operational it is not possible to obtain such prior written permission, the approval by such an officer can be verbal. However, this all must be confirmed in writing at the earliest opportunity. अब देखिए, आप ये क्या कह रहा है कि समन इशू करने के, समन तो सुपरिटेंडेंट भी इशू कर सकता है, एक इंटेलिजेंस ऑफिसर भी इशू कर सकता है. तो ये कह रहा है कि समन इशू करने से पहले भी आपको डिप्टी या असिस्टेंट डायरेक्टर लेवल से परमिशन लेनी चाहिए, तभी जाके समन इशू करना चाहिए आपको. लेकिन अगर स्ट्रिक्टली ऑपरेशन रीजन से नहीं कर पाए तो कम से कम अर्लीस्ट अपॉर्चुनिटी अवेलेबल में समन के बारे में अपने सीनियर ऑफिसर को बता जरूर दें. Before summoning any information or documents from a regular taxpayer, the relevancy and propriety of what is being sought must be recorded on e-file, ensuring that it is holistic and a result of preparation, so as not to have repeated issuance of summons seeking piecemeal information. अब देखिए यहां पर ये जो समन रिजल्ट ऑफ प्रिपरेशन, बताइए समन इश्यू करने से पहले कि आप पहले प्रिपेयर हो जाए क्या इंफॉर्मेशन या डॉक्यूमेंट मांगना है, तो ये कब पॉसिबल है जरा बताएंगे आप? क्या रेड के बिना ये पॉसिबल है? नॉट पॉसिबल. पॉसिबल है रेड नहीं. के बिना नहीं. बिना रेड के आप सोचिए कितने समन इन्होंने इशू किए. स्कैन कॉपी ऑफ स्टेटमेंट recorded under summon be uploaded in the same e-office file in which approval was obtained to issue summons. Outcome of search inspection conducted including पंचनामा be also be uploaded. अब देखिए ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, जब आप कोर्ट में जाते हैं वो आपको देते नहीं है, तो कम से कम कोर्ट को ये कह सकते हैं सर ये इनका इंस्ट्रक्शन था कि एक ऑफिस ई फाइल बनाएंगे उसमें सारा कुछ अपलोड होगा, कम से कम वही कोर्ट मांग लेगा, उसमें पता लग जाएगा प्रॉपर प्रोसेस फॉलो हुआ या नहीं हुआ. The time schedule for uploading these documents and submitting the e-file for information to additional or joint director should not be more than 4 working days from the date of statement of completion of search or inspection. तो 4 दिन के अंदर ये काम होना है. अब देखिए इसमें अगर कोई 4 दिन की जगह 5 दिन हो गया तो इसमें आप उसको क्वैश वैश तो नहीं करवा सकते बस, लेकिन हाँ इसमें झूठ सच जरूर पकड़ाया जा सकता है जब वो ये सारे रिकॉर्ड आ जाएंगे. प्रिकॉशंस ऑब्लिक अदर एस्पेक्ट्स इन इन्वेस्टिगेशन. अरे इस समन से रिलेटेड कोई क्वेरी हो या कुछ हो तो पूछिए, फिर आगे बढ़ेंगे. तो समन से रिलेटेड जितना भी इंटरप्रिटेशन किया था हमने और जो हम लोग ने जवाब भी बनाया, जितने भी समन्स के बनाए हम लोग एज पर लॉ ही बनाए और वही यहां पर नजर भी आ रहा है. चलिए फिर आगे बढ़े. Precautions oblique other aspects in investigation. For obtaining approval to initiate investigation with respect to taxpayer, the fact of the initiation of inquiry, if any, already on the subject matter with respect to the same taxpayer by another investigation officer or taxpayer must be ascertained. The position must be placed before the approving authority. कोई और किसी और authority ने raid कर लिया है तब. An investigation initiated must reach the earliest conclusion, which is not more than 1 year. Raid के बाद समन के बाद 1A के बाद SCN, ये सब, और उसके बाद ऑर्डर 1 साल. इट इज नॉट नेसेसरी टू कीप इन्वेस्टिगेशन पेंडिंग टिल लिमिटेशन इन लॉ अप्रोचेज, यानी कि 74 का एक्सपायरी डेट पे आप मत कीजिए. शो कॉज नोटिस शुड नॉट बी डिलेड आफ्टर कंक्लूजन ऑफ इन्वेस्टिगेशन. द क्लोजर रिपोर्ट कंसिक्वेंट टू द अप्रोप्रिएट पेमेंट ऑफ गवर्नमेंट ड्यूज बाय द पर्सन कंसर्न शुड आल्सो नॉट बी डिलेड एंड शुड हैव ब्रीफ एक्सप्लेनेटरी नरेशन ऑन द इशू एंड द पीरियड इन्वॉल्व्ड. Expeditious actions without delay at these stages are part of preventive vigilance, ensuring that no room remains for malpractices. यानी जल्दी जल्दी कीजिए. malpractices कैसे? ऑफिसर घूस मांगने लगे वैसे, तो जल्दी करेंगे, टाइम से करेंगे. नहीं तो ऑफिसर क्या कहता है, अच्छा आप 1 सप्ताह बाद आइए, फिर बात करते हैं, फिर 2 हफ्ता बाद आइए. वो बात क्या कर रहा है, वो ग्राउंड बना रहा है कि कैसे घूस मांगा जाए.
Conclusion of investigation may also take the form of recording that investigation is not being pursued further as nothing objectionable was found in terms of matter investigation. There may be situation where there is simultaneous record-based investigation of a taxpayer by more than one office on different subject matters. It is relevant that a GST amount, if any, involved can be collected only once, and often such investigation may call for substantially the same set of underlying information or documents. Therefore, when in case initiated by intelligence, it comes to notice that CGST zone or state are also looking at the taxpayer, then zonal unit must dialogue with other investigating officers and consider feasibility of one of the officers pursuing all these subject matter with respect to taxpayer. जो हमने बताया कि रीजन टू बिलीव इंटेलिजेंस के बाद अलग है, सीजीएसटी के बाद अलग है, एसजीएसटी के बाद अलग है, तो जोनल यूनिट क्या करेगा, एक जगह लेके आएगा. If this outcome is not feasible, the reason therefore should be confirmed by the DG of SNU. तो ये भी mandatory नहीं है, लेकिन ठीक है. A similar or same like topic or issue can give rise to investigation with numerous GSTs having different PANs. These would be across various CGST zones. Such instances must be highlighted by zonal unit to the DG SNU. In turn, the headquarters shall bring it to the notice of principal DG. Principal DG shall consider whether it is more optimal than concerned jurisdiction CGST. कहने वाले एक जगह वो लेके आएंगे. It shall be put up to consider preferability of one of the zonal units being designated as lead zonal units, which coordinate inputs and prepares questionnaire to be adopted in investigation by all other zonal units. All India taxpayer का ऑफिस है, तो कोई एक zonal unit lead करेगा. In terms of subpara 31F or otherwise, 31F क्या है? हाँ 31F ये वाला यही है ना. हाँ 31 इसमें F कहाँ है? यही होगा. ऊपर गया सर, ऊपर गया सर, ऊपर हाँ यही है, यही वाला, यही F का 1 है. ठीक 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 ठीक. Or rather, the scenario may arise where an issue investigation by intelligence is based on an interpretation of CGST Act rules, अच्छा, and it is in the direction of proposing non-payment or short payment of tax. However, the background is that taxpayers are or following or have followed a prevalent tax practice based on particular interpretation that is followed on that issue in the sector or industry. This scenario results in more than one interpretation and likelihood of litigation, change in practice, etc. Therefore, it is desirable that the concerned DG makes a self-contained reference after suitable consultation with other SNUs and with approval of principal DG to the relevant policy wing of the board. यानी कि highest authority के पास, CBIC के पास चला जाएगा और ये सर्कुलर निकालने की कोशिश करेंगे. The endeavor to make such reference before concluding investigation and as much in advance as is feasible of the earliest due date for issuing the show cause notice may be useful in promoting uniformity or avoiding litigation if the matter after being processed is among those that also gets placed before GST Council. Grievance redress, तो grievance officer होगा राजेश सिंधल, DGG इंटेलिजेंस प्रिंसिपल एडीजी. चलिए कंप्लीट. कोई डिस्कशन करना है इसके ऊपर तो बताइए. सर ये एक पॉइंट था, ये मैटर से हटके था. नहीं, इसी मैटर में बताइए ना. कोई और इसमें ये जो हमने डॉक्यूमेंट डिस्कस किया उससे रिलेटेड कुछ है तो फिर हम लोग दूसरे मैटर पे चलते हैं. किसी का कोई प्रश्न है? रवि नारायण जी. हाँ, क्या हुआ? आप एनफोर्समेंट में गए थे, बताइए. ऑफिस में गया था सर, उनको वो मैं लेटर दिया था उनको. कौन सा मैटर था ये वही वाला मैटर था? और जो आपसे बात कर रहे थे ना, अच्छा स्टॉक वाला. ये सर ठीक है आगे. हाँ बताइए क्या हुआ. उनको मैं मांगा था, उनको एससीएन से पहले मैं उनको डॉक्यूमेंट मांगा था देने के लिए. ठीक है ना. तो उन्होंने कि उनको डायरेक्ट हुआ था ऊपर से डॉक्यूमेंट देने के लिए. तो मैं वो बुलाए मुझे, आइए आप ऑथराइजेशन लेके आइए, बात करते हैं. तो मैं गया. पहले सारे डॉक्यूमेंट्स वो दिखाए मुझे. सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स क्या है क्या नहीं, ये वो है वो सब दिखाए. अच्छा.
उस डॉक्यूमेंट चेक किया, तो हाँ उसके उसके बाद बातचीत उनसे हुआ। मैं बोला कि आप जो मेन बेस है दो है, कौन कौन से तो डॉक्यूमेंट दिखलाए उन्होंने? उन्होंने INS-01 दिखाया, INS-2 दिखाया, सीजर लिस्ट दिखाया, समन डिपोजिशन मांगा था वो भी दिखाया। तो ठीक है, INS जीरो वो वन वो करेक्ट था? हाँ, मैं उनको बोला ना टेक्निकली उसका मैं INS-01 दिखाओ, उन्होंने दिखाए, हाँ दिखाया। मैं उनको बोला देखिए आप 67, हाँ, ये 67-1 एंड हम्म 67-2, हम्म ये सारे को टिक किया हुआ है आपने, यानी कि अच्छा ये INS-01 डिफेक्टिव है। आप ही कंफर्म नहीं है कि क्या हाँ करने आ रहे हैं, इंस्पेक्शन करने आ रहे हैं या हाँ सीजर करने आ रहे हैं। ठीक आप बात। ही कंफर्म नहीं, मुझे रीजन टू बिलीव दीजिए। हाँ बोला बोलने बोला रीजन टू बिलीव तो जेसी के पास है। तो हाँ मैं बोला रीजन टू बिलीव है या नहीं, रिकॉर्ड में है या नहीं, पूछा हाँ उनको। वो बोला मैं सच सच बोलूं तो रीजन टू बिलीव रिकॉर्ड में नहीं। नहीं है, ओके ठीक है। ठीक है, तो मैं बोला INS-01 डिफेक्टिव है, हाँ आप क्या करने आ रहे हैं वो मुझे दिखाने। ये इंस्पेक्शन और सर्च और सीजर ये सब मुझे दिखाए। मैं हाँ बोला जो वर्ड पढ़िए, इंस्पेक्शन सर्च सीजर, हाँ क्रोनोलॉजिकली पढ़िए। सर्च को तो आगे ले आते, इंस्पेक्शन को क्यों आगे लाए? हाँ आप क्रोनोलॉजी मेंटेन कीजिए ना, पहले पहले हम्म इंस्पेक्शन होगा और सर्च होगा। आप किस में हम्म, आए, इंस्पेक्शन या सर्च? आप सब में आ गए। हाँ 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 एक एक INS, इसमें दो INS लगना था, ये हम्म INS डिफेक्टिव है। आप बोल हम्म, रहे रीजन टू बिलीव नहीं है, हाँ और आप अजम्पशन से बोल रहे हो कि उनका 2% का कैश में पेमेंट है, वो है। बोले वो तो स्क्रूटिनी का पार्ट है, वो अलग हो जाएगा। हाँ हाँ ठीक है, तो हाँ उनके बाद उनका जो शो SN दिए थे, शोकॉज नोटिस से, वहीं से निकाला। मैं बोला हाँ 130 का पेनल्टी डाल रहे हैं, तो हाँ 130 कब करेंगे? 130 करने से पहले आपको सीज करना पड़ेगा। हाँ 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 सीज कहाँ किए हम्म वो दिखाए। ये जो आर्टिकल जो ये किए, जो वो आर्टिकल आप सीज किए क्या? हम्म उसमें सील लगा के ये किए, INS-03 दिए उनको ना, हम्म INS-03 दिए लेकिन आर्टिकल सीज नहीं किए। अगर सीज नहीं किए तो हम्म, कन्फिक्शन कैसे होगा? हाँ आप जो गुड्स कन्फिक्शन में ले रहे हैं हाँ वो तो आपको रेड करने से पहले का गुड्स है, वो तो सेल हो गया। हाँ हाँ ऑफेंडिंग ऑफेंडिंग आर्टिकल्स इज लायबल टू कन्फिक्शन। हाँ ऑफेंडिंग हाँ आर्टिकल ही नहीं है तो हाँ, कन्फिक्शन किससे करेंगे? ठीक बात। वो बोला नहीं, वो जो रेगुलर कोर्स में जो आएगा हम उसको करेंगे। कैसे करेंगे अच्छा उसको? आप सबको कर देंगे क्या? हाँ हाँ गुड्स ने तो ये कॉन्फिस्केशन नहीं हो सकता। और हम्म 122 का पेनाल्टी डाल रहे हैं आप। हम्म हाँ, मतलब आप 122 का पेनाल्टी डाल रहे हैं किसके लिए? कि फिजिकली स्टॉक हम बुक्स में डिफरेंट है। हम्म फिजिकल स्टॉक्स में ज्यादा है, बुक्स में कम है। मैं हम्म बोला देखिए वो तो कंपनी नहीं है ना, जो हम्म रेगुलर एवरीडे उनका ऑपरेशन होगा। हम्म ऑपरेशन नहीं हुआ होगा, वो तो बोल रहे हैं उनका ऑपरेशन नहीं हुआ है 4-5 दिन के, उनका पास इनवॉइस था। आप भी हम्म गए थे उस समय, गाड़ी भी था, उनका हम्म अनलोडिंग हो रहा था। हम्म, तो इसीलिए ये डिफरेंस आ गया है। तो ना ओके 122 का आ रहा है ना 130 का आ रहा है। हम्म और आप जो दिखा रहे हैं हम्म इससे, जो हम्म एस्टिमेट स्लिप आप जो कर रहे हैं, उस हम्म एस्टिमेट स्लिप में हम्म आप जितना क्वांटिटी और अमाउंट दिखा रहे हैं, हम्म उसमें जो गाड़ी नंबर डाला हुआ है, इस गाड़ी का तो मैं निकाल के उनको दिखा दिया, गाड़ी का कैपेसिटी कितना है। वो गाड़ी में हम्म, तो ये माल जाएगा ही नहीं। अरे वाह हाँ तो आप कैसे इसको दिखा दिए? ये तो गलत है, एक गलत सब गलत। वो मान हम्म गए कि नहीं, मैं इसको सब कंपाइल करके किया था हाँ एक एक। तो आप फैक्ट बेस में चले गए, फैक्ट में भी गलत है। हाँ और 122 130 जो अलग अलग लगना चाहिए था, आप एक ही डाल, एक एशियन में डाल रहे हैं, ये भी अच्छा गलत है। हाँ ठीक है ये भी गलत है। ठीक है तो ये तो ये हो गया। हाँ, ऐसे बात किया तो उसने एक
चीज दिखाए मुझे, उनका कुछ प्रिंटेड बिल था। हाँ वो इसे बिल काट करके माल दे रहे ये रहे। मैं बोला ठीक है आप सब दिखाए, मुझे यहाँ दिखाए इवेजन ऑफ टैक्स कहाँ हुआ, कहाँ टैक्स इवेड हुआ। टैक्स इवेजन होगा तभी आएगा, टैक्स तो इवेजन कहाँ हुआ। किसी एक को वो दे दिया, सपोज बोलिए जेई बीडीओ ये पंचायत को दे दिया, हेलो बीडीओ एक्स पंचायत को उन्हें दे दिया माल, बिल काट उनका बिल में है, ये वाई पर्सन में नाम पे माल गया हुआ है। मैं बोला आप एविडेंस एक्ट को लाइए इधर। अच्छा। आप एविडेंस दिखा रहे हैं ना, एविडेंस एक्ट तो लाइए, सेक्शन 34 बुक्स ऑफ अकाउंट में क्या बोल रहा है। ये रेगुलर कोर्स में आना चाहिए। आप जितना एविडेंस दिखा रहे हैं उनका तो इलेक्ट्रॉनिकली मेंटेन कर रहे हैं, आपके पास सब है। ये पार्टी का नाम उसमें है क्या? ये पार्टी का नाम उसमें है नहीं, ठीक है ना। तो इसको प्रूव करने के लिए ये जो पार्टी जब लिखा है वो बोलना चाहिए कि मैं ये माल लिया, तब ये एविडेंस में आएगा। एक सिर्फ इसको दिखाने से नहीं होगा। आप जैन हवाला केस में जाइए, उसमें डायरी में एंट्री था बोल के नहीं हुआ, वो एविडेंस ही नहीं आया। लाल कृष्ण आडवाणी वर्सेस जैन हवाला केस में जाइए, उसमें एविडेंस, तो ये आप एविडेंस ही साबित नहीं हो पा रहा है। इसको क्रॉस एग्जामिनेशन किया जाएगा, एविडेंस साबित नहीं हो रहा है। वो बोले नहीं हमको प्रेशर था, हमने कर लीजिए और आप हमको हेल्प कीजिए इसको मिटाने में। मैं बोला कहीं पे भी आपका केस स्टैंड नहीं कर रहा है, आप गलत किए हैं। मैं एक काम कीजिए, मैं बोला उनको, आप ठीक है आप बोल रहे हैं इसे बिल काटना नहीं चाहिए था, वो करना नहीं चाहिए था, मैं मान रहा हूँ। उसके लिए 125 का जनरल पेनल्टी डालिए ना, 50,000 डालिए, रिलीज कीजिए ना। वो बोल रहे 10 लाख कैसे होगा, वो आप 50,000 बोल रहे हैं। बोला आप यही रास्ता है और कोई रास्ता नहीं, नहीं तो आपका फैक्ट में नहीं है और टेक्निकली तो बहुत है। आपने फॉलो नहीं किया रूल्स को। पहले आपने अपलोड कर दिया समरी में साइन नहीं है। शो कॉज नोटिस अनेक्सर एंड समरी एट ए टाइम अपलोड होना था। नंबर 1 आप तो अपलोड कर दिया, मुझे दिया ही नहीं। आइदर रजिस्टर्ड पोस्ट और इसी में बाई हैंड देना चाहिए था। आज तक तो मिला नहीं थ्रू रजिस्टर्ड पोस्ट किसी में भी। तो ये सर्व कम्युनिकेशन कहाँ हुआ? ये भी तो नहीं हुआ। ये सारे टेक्निकल ग्राउंड सारे सब देखने से ये आता है कि आप सस्टेन नहीं कर रहे हैं और आगे आपकी चीज ने फिर सोच चेंज करना पड़ेगा, रेक्टिफिकेशन करना पड़ेगा। मैं ड्राफ्ट बना के दे रहा हूँ ना आपको, क्या बात है आप रेक्टिफिकेशन, हाँ इससे ज्यादा नहीं जा सकते, इससे तो कम हो सकता है ना। आपका लॉ जो नहीं लगा है, ये गलत लगा हुआ है, आप कम करके जनरल पेनल्टी, डिस्कशन हुआ, एविडेंस दे के जनरल पेनल्टी हुआ और उसको जनरल पेनल्टी कैसे लगाएंगे जब शोकॉज नोटिस इशू हो गया? तो सर शोकॉज नोटिस स्टैंड नहीं कर रहा है ना। नहीं शोकॉज नोटिस स्टैंड नहीं कर रहा है तो वो शोकॉज नोटिस क्वैश होगा, फिर वो नया शोकॉज नोटिस देंगे। 125 का, हाँ 125 का नया देंगे, नया शोकॉज नोटिस। ऐसा कैसे हो सकता है? हो सकता है ऐसा? या तो वो क्वैश होगा या पेनल्टी नहीं, मतलब क्वैश होगा या तो वो मतलब आप समझिए नया SCN 125 का मुझे नहीं लग रहा। नहीं इसको क्या करना है वो कर कीजिए, लेकिन ये स्टैंड नहीं कर रहे। जनरल पेनल्टी लगाइए, निकालिए इसको। हाँ मतलब जो करना कीजिए, ये वाला ये वाला स्टैंड नहीं मैं लिया। वो तो फिर बाद में आए कि नहीं हमसे गलती हो गया, हड़बड़ में कर दिए, ये कर दिए वो कर दिए किए। मेरे